Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss paper 1 of CT2. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पेपर था अपना वो मॉडरेट टाइप का पेपर है ना, ना बहुत ज्यादा इजी है ना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ये बेसिक FM1 का प्रॉब्लम है, -3 अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। अपने को निकालना है फाइंड एक्स, है ना, फाइंड एक्स फॉर विच दिस इज सेटिस्फाइड। तो करते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ऊपर चला गया है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3 लॉग ऑफ 2 टू द बेस साइन एक्स, है ना। साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। पहली बात तो मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इसकी डोमेन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, है ना। ये दो बात यदि ट्रू है तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, है ना, a माइनस बी, इसको कर दिया अपन ने 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, अंदर चला गया, तो अपॉन आ जाएगा log a माइनस log b इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये बन गया, ये बोलो 8 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो log a माइनस log b लगा सकते हैं। इसको अपन ने पॉजिटिव ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन यदि मॉड साइन एक्स देखें तो मॉड साइन एक्स जो फंक्शन है वो क्या होता है, बिटवीन, इसका मोड जो है वो लेस देन 1 होगा। यदि मोड लेस देन 1 है तो मतलब बेस में लेस देन 1 है, बेस में लेस देन 1 होता है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज, यदि अपन उसको एंटी लॉग लेंगे तब। तो अब अपन ये सब बोल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 विल बी लेस देन मोड ऑफ साइन एक्स की पावर 0। बोलो, बोल सकते हैं, सही है बात। अब ये ग्रेटर देन, अब इसका जो लोअर लिमिट है ये क्या है, ग्रेटर देन 0, वो यहां से आ रहा है। ठीक बात, बोलो। तो कर लेते हैं अपन इसको, ये क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 इज लेस देन 8, ये आ जाएगा 1, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, ये हो जाएगा 15 इज लेस देन 0, ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। इसको देख लो, ये क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका देखें तो 64 माइनस 23 इंटू 4, ये नेगेटिव आ रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक बात, तो ये लेस देन 0, इस वाली इनइक्वलिटी का तो क्या है आंसर, x बिलोंग्स टू r। तो दोनों का यदि अपन इंटरसेक्शन ले तो अपने को क्या मिल रहा है, x होना चाहिए 3 to 5 के बीच में, x 3 to 5 के बीच में होना चाहिए, सही बात, बोलो, x होना चाहिए 3 to 5 के बीच में। ठीक, अब मोड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो साइन एक्स जहां 1 है उनको हटाना पड़ेगा, और मोड साइन एक्स जहां 0 है उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मोड साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो ये दोनों पॉइंट्स अपन हटा देते हैं इसमें से। तो 3 to 5 में क्या क्या, ये वाले पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो आ जाएगा अपने पास 3 to पाई यूनियन, फिर पाई टू 3π/2 पे दिक्कत होगा, पाई टू 3π/2, फिर यूनियन 3π/2 टू 5 होता है 3π/2 से बड़ा। तो ये 3 इंटरवल आ गए बच्चों जो अपने आंसर होंगे। ये कहां से हटाए अपन ने, मोड साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 0 से। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और अपने को दिया हुआ एक इक्वेशन
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहां पे जो ए बी सी है ना, ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आगे क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। एफ ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ये सब बताना है। तो उसके लिए अपने को एफ ऑफ एक्स का डी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का जब से इंफॉर्मेशन लगा लेंगे तो पूरा ग्राफ बन जाएगा अपने पास। तो ग्राफ डिपेंड करने वाला है किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डी निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं, डी देखते हैं। डी क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये सी स्क्वायर है, तो माइनस 4 स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। क्या दिख रहा है अपने को, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc इंटू, है ना, इसको 2bc का होल स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc, है ना, ये है डी। ठीक बात बोलो। इसको अपन ने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इसको अपन ने लिख दिया b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज डी। अब इसको देखो, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, है ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स अपन बोलते हैं कि एक ट्राइंगल में, ये ए बी सी बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स है ए बी सी, तो अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये तो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या बोलो, b प्लस ए सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू भी नहीं होता, इक्वल टू में क्या होता है, वो कोलिनियर होता है। तो ये परफेक्ट नेगेटिव होगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव होगा, है ना, जीरो नहीं होगा इसमें, इज इक्वल टू 2 डी। तो डी क्या आ गया अपने पास, डी इज नेगेटिव। डी क्या आ गया बच्चों, डी आ गया नेगेटिव। डी आ गया नेगेटिव, इस बात का मतलब जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसको मान लो मैं एफ ऑफ एक्स मानूं, है ना, इस एक्सप्रेशन को मान लो मैं एफ ऑफ एक्स मानता हूं, तो इस एफ ऑफ एक्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स, सिंस ये बी स्क्वायर पॉजिटिव साइन है तो ये अबव द एक्स एक्सिस होगा। अब देख लो आंसर क्या क्या मिल रहा है अपने को। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ए करेक्ट है। बी क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, बी इनकरेक्ट है। सी बोल रहा है एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, सही बात है। डी बोल रहा है एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करती है और वो एक मान लो वेरिएबल लाइन है ना, कोई एक पॉइंट है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि तुम देखो तो आसान है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दैट इज 3/5, 1/5 आ रहा है, क्या बोलो, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इस पॉइंट से पास करती हुई कोई लाइन है जिसपे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है अपने को, और ये मान लो a, b पे कट करती है तो उसके मिड पॉइंट का अपने को क्या निकालना है, लोकस। तो ये दो टाइप के लोकस अपने को निकालने हैं, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और एक मिड पॉइंट का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिड पॉइंट की। ठीक बात, मिड पॉइंट को देख लेते हैं सबसे पहले। तो मिड पॉइंट के लिए अपने को a चाहिए, b चाहिए, है ना, a प्लस b/2 करेंगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं y माइनस 1/5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3/5। ये लाइन की इक्वेशन है जहां पे m क्या है, वेरिएबल है। इसको अपन फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते थे, L1 प्लस लेमडा L2 डायरेक्टली लिख के, तो वो भी आसान सा प्रोसेस है। बट अपने को जब पॉइंट साफ साफ दिख रहा है, ज़्यादा आसान पॉइंट निकालना आसान है, तो पॉइंट निकाल के कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे m वेरिएबल होगा, है ना। इस गिवन पॉइंट से
3/5 कोमा 1/5 से पास करने वाली बहुत सारी लाइंस होगा, उनमें क्या डिफरेंस आएगा, सब में इस पॉइंट्स पे पास करने वाली सब लाइन क्या होगी, m यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल। तो फाइनली अपने को जब h कोमा k अपन लिखेंगे उससे m को हटाना पड़ेगा, है ना, वहां से क्या मिलने वाला है अपने को, लोकस। तो ये है इसका फंडा, सिंपल सा फंडा है। तो क्या किया अपन ने, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू 5x माइनस 3। तो इसको अपन ने क्या किया, 5y माइनस 5mx इज इक्वल टू 1 माइनस 3m। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, y अपॉन 1 माइनस 3m अपॉन 5, इसका y इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x अपॉन 1 माइनस 3m अपॉन माइनस 5m, ठीक बात, इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब देखो इसको, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं क्या, h कोमा k, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट मान लिया अपन ने, लेट द मिड पॉइंट बी h कोमा k, लोकस निकालते हैं अपन। तो a प्लस बी बाई टू जो पॉइंट है उनका सम क्या आना चाहिए, h कोमा k आना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट a यदि a को देखेंगे तो a हो जाएगा 1 माइनस 3m अपॉन माइनस 5 कोमा 0, और ये क्या होगा 0 कोमा बीटा टाइप का। तो अल्फा प्लस 0 बाई 2, तो 1 माइनस 3m अपॉन माइनस 5m प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू h। तो इसको अपन ने क्या कर लिया, इज इक्वल टू 2h कर लेते हैं इसको। और सिमिलरली अपने पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 2k, ठीक है बात। तो किसी एक इक्वेशन से m की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, m को रिमूव कर सकते हैं। तो यहां से अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या करो, m को रिमूव कर दो, किसी एक से m की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, वहां से क्या हो जाएगा, इक्वेशन अपने को m की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 10xy इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है अपना 3y प्लस x। यहाँ से m को रिमूव करते ही ये अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या है, एक तो यही तरीका है कि अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम करके वहां से चीजों को सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या है, सिंस अपने को पता है कि इस पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन है, क्या है, 3/5 कोमा 1/5 से पास करने वाला एक लाइन है, ठीक है। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अपन मान लेते हैं, लेट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज h कोमा k, ठीक बात। अब ये यदि h कोमा k है तो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी अपने पास h बाई k बाई h। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, माइनस h अपॉन k, ठीक बात, माइनस h अपॉन k। तो h कोमा k से पास करती हुई एक लाइन जिसकी स्लोप क्या, माइनस h अपॉन k, उसमें 3/5 कोमा 1/5 को क्या करा दो, सेटिस्फाई करवा दो, सही बात बोलो। तो इस लाइन की यदि इक्वेशन लिखना चाहें अपन, तो h कोमा k से पास करती हुई एक लाइन जिसका स्लोप क्या है, माइनस h अपॉन k, लिख देते हैं। h कोमा k से पास करती हुई एक लाइन जिसकी स्लोप क्या है, माइनस h अपॉन k इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है। अब इसमें x और y 3/5 कोमा 1/5 से क्या करा दो, इसको पास करवा दो। तो ये लाइन 3/5 कोमा 1/5 से पास करती है, सॉरी 1/5 y कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है प्रॉब्लम इससे, और क्या है ना। बाकी जो प्रीवियस अपने मेथड से वो सब तो वैलिड है ही इसमें। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, k माइनस 5k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3h प्लस 5h स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है देखो,
एक तरफ कर लेते हैं इसको, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है अपने पास। तो ऑप्शन है अपने पास locus of midpoint of AB is this, locus of foot of perpendicular from origin on AB। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है एक, और इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन, बी और सी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? तो उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो अपने को, 4a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। इफ दिस इज 0, अपने को दिया हुआ है कि ax प्लस by प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है दैट टचेज ए फिक्स्ड सर्किल। एक सर्किल है, उसको ये लाइन क्या करती है, टच करती है। तो यदि ये इक्वल टू 0 है तो वो किस फिक्स्ड सर्किल को टच कर रही होगी, ये अपने को इंफॉर्मेशन बतानी है इसमें। ठीक है, उस फिक्स्ड सर्किल का अपने को सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, अपन ये बोलते हैं कि अच्छा ये लाइन इसको टच करती है तो इसकी कंडीशन क्या बननी चाहिए? इसकी कंडीशन ये बननी चाहिए कि इसकी लाइन की सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेडियस। तो सेंटर मैंने मान लिया लेट से अल्फा एंड बीटा, तो अपन बोल सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस 1 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर। अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात बोलो, सही है? सही है पॉइंट? तो अपने पास क्या आ गया देखो, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन एक तरीके से इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर भी कर सकते हैं अपन, और इन दोनों को आपस में कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये भी क्या है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 है ना। ये ए और बी में एक रिलेशन है, ये भी ए और बी में एक रिलेशन है। यदि दोनों मैच करते हैं तो अपने को वो फिक्स सर्किल निकल जाएगा ना, जिसकी रेडियस और अल्फा बीटा सेंटर मिसिंग है, वो अपने को यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो 6 है प्लस 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपने को क्या, एक मेथड तो इसका ये है कि इसको पहले इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व किया अपन ने, 6a पे फोकस किया। 6a के लिए कितने, ए स्क्वायर कितना बनना चाहिए अपने पास, 3a स्क्वायर टाइप का बनना चाहिए क्या बोलो, है ना। प्लस 1 है यहाँ पे, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि 3a का होल स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1, एक ये है। b के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, इसका मतलब b के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लीनियर टर्म नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर, ये बना लिया अपन ने। ठीक है, अब 3a स्क्वायर से ऐड किया तो 3a स्क्वायर से मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना। इस एक्सप्रेशन में 6a प्लस 1 जो था उसके साथ मैंने 3a स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 3a स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3a स्क्वायर बच्चों ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को उसको क्या बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ बनाना है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर में यदि बी का कोफिशिएंट उसमें है ही नहीं, तो जो लीनियर टर्म आने वाली है वो यहीं से तो आएगी, इसके स्क्वायर में ही आने वाली है लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म देख लो वहां पे नहीं आएगी। तो ये एक तरीके से इसका थोड़ा सा शॉर्टकट है, थोड़ा फास्ट बन जाता है यहाँ से
तो यहां से देखो 3a+1 का होल स्क्वायर बन गया ये, बोलो। और यहां से ये क्या बन जाएगा, -9a², तो -5a² -5b² उधर गया तो 5 × a² + b²। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर दो, देख लो, मैच कर लो कहां पे क्या आना चाहिए। तो इसका मतलब a का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3a × अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 3, प्लस b × 0 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं क्या, ये 5 को r² × a² + b²। अब देख लो अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3 लूँ, बीटा इज इक्वल टू 0 लूँ और r² इज इक्वल टू 5 लूँ, तो सब कुछ दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग। दूसरा कोई बोलता है कि सर अपन को ऐसे करना ही नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए था अपने को, है ना, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, इसको इधर r² × a² + b² बनाओ, इधर a α + b β + 1 का होल स्क्वायर। अब वो कैसे बनाएंगे उसका देख लो कि अपने को क्या लिखना है, 6 से। यहाँ पे मान लो b का कोई एक्सप्रेशन होता तो अपन क्या करते, उसके कोरस्पॉन्डिंग जितना b चाहिए वो b बनाते, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को क्या है, लीनियर टर्म 6 से है और अपने को पता है लीनियर टर्म इसी वाले स्क्वायर से बनने वाली है, इधर से लीनियर टर्म एक ही नहीं मिलेगी, सिर्फ इधर से जो मिलेगी वो a² और b² मिलेगा, इधर से ही लीनियर टर्म मिलेगी। तो इधर से लीनियर टर्म कैसे मिलेगी उसी को अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास भाई, वो कांस्टेंट अल्फा बीटा क्या आ गया, 3,0 सेंटर आ गया, और ये क्या आ गया, √5 रेडियस। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करो, बिल्कुल शांति से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4a² + -5b² + 6a + 1 = 0 को कंपेयर कर दो बच्चों, किससे, a² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a² का कोफिशिएंट है α² - r², b² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों, b² का कोफिशिएंट यहाँ पे है β² - r²। ऐसे ही a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a का कोफिशिएंट है 2α, है ना, 2α, प्लस b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2β, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, 1, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और तो कुछ नहीं है। ab का कोफिशिएंट भी है तो 2ab अल्फा बीटा, है ना। इन दोनों को कंपेयर कर दो, यहां पे 2a, कंपेयर करने से पहले कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कंपेयर करना भी सीख लेते हैं। 2ab अल्फा बीटा है, यहां पे क्या है, 2ab का टर्म गायब है, तो इसका मतलब अल्फा या बीटा में से कोई एक 0 होना चाहिए। बीटा जैसे ही 0 होता है तो बी टर्म दोनों में गायब है ना, तो बीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। बीटा 0 होते ही अपना काम थोड़ा सा और आसान हो गया, तो अपना ये वेरिएबल कम हो गया, α² - γ² + β² - r² + 2a α, है ना। बीटा को 0 होते ही बी वाली टर्म भी गई और 2ab वाली टर्म भी गई, तो अपना सेट हो गया ये 2a α + 1 = 0। अब कंपेयर कर दो दोनों को, अब कंपेयर करना ज़्यादा आसान है। α² - r² / 4 - -r² - 5 6/2 6/2 या 2α/6 = 1/1। यहाँ से देखो क्या क्या निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा। देखो 2α/6 से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, α = 3, है ना। कोई दो से निकाल लो और तीसरा उसमें सेटिस्फाई करेगा, मतलब अपना जो कंपैरिजन है वो सही है ना। इसमें इक्वेशंस ज़्यादा है बट कोई दो से इक्वेशन निकलने वाली है और तीसरे में रखने वाली है। यहाँ से क्या निकलेगा, -r² - 5 = 1/1, तो r² = 5, तो r क्या आ जाएगा, ±√5, तो ±√5 अल्फा = 3। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपन ने निकाल लिया और यहाँ पे क्या कर दो, रख दो, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, बिल्कुल श्योर है अपन। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। ये दूसरा मेथड है इसका, तो थोड़ा सा ये रिलेटिवली लेंथी है बट राइट अप्रोच तो यही है, बिल्कुल प्योर बेसिक से करना चाहिए अपने को, एग्जाम में इससे करना चाहिए, है ना। दिमाग है अपने पास, दिमाग लगा सकते हैं अपन, है ना। सो विच एवर मेथड यू प्रीफर इज गुड, फर्स्ट मेथड इज बेटर, फास्ट बनता है उससे।
लीनियर मेथड का फोकस क्या है अपना, लीनियर टर्म पे फोकस करो, लीनियर टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, अपने आप चीजें सोल्व हो जाएगी, है ना। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, x की पावर 4 प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x की पावर 5 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की पावर 5 ना, दीज टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट, गिवन है अपने को, है ना, दीज टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट, देन द कॉमन रूट इज, तो कॉमन रूट क्या होगा, देखो तुम कॉमन रूट का यदि कंसेप्ट यदि देखोगे तो उसमें अपन ने क्वाड्रेटिक में क्या किया था भाई, कॉमन रूट, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, कॉमन रूट को अल्फा मान लिया, दोनों में पुट कर देते हैं, मतलब यदि कॉमन रूट है तो दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए ना, बोलो। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन में अल्फा का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो अल्फा का मल्टीप्लाई करके माइनस क्या, ये तो अल्फा है ना, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, यदि अल्फा इसका रूट है, इसका रूट है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो अपन अल्फा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्फा का मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों अपन ने और माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस किया तो अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 माइनस, ये भी उड़ गया, बचा क्या, ये बच गया, देखो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से अपने पास क्या आ गया बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 1, सही बात बोलो, अल्फा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये इज इक्वल टू 1 इधर है, तो इज इक्वल टू 1 इधर है, तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस अल्फा -1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -1, ठीक बात। तो अल्फा इज इक्वल टू -1, तो कॉमन रूट इसमें -1 है, तो अल्फा इक्वल टू -1 रखने पे निकाल लो a की वैल्यू, तो -1 प्लस a प्लस 1 है ना, इसमें x इज इक्वल टू -1, सिंस अल्फा इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, a इक्वल टू 0, ठीक बात बोलो, तो a 0 एंड अल्फा इक्वल टू -1। सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कंसेप्चुअली अपन बोल सकते हैं कि कॉमन रूट का बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने को स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 100 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 100, तो 100 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 100, तो हम बोल रहे हैं कि 2 to 100 में कोई भी नेचुरल नंबर अपन लें, है ना, 2 to 100 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर n लें, तो वो 100 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं होगा, तो अपन बोलेंगे कि 100 फैक्टोरियल में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो, और रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है बच्चों, 1, क्योंकि इसमें ये पूरा पूरा डिविजिबल है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो इसका मतलब सही है, डिविजिबल नहीं होगा वो, है ना, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचने वाला है। सेकेंड, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, if n objects in a row, then number of ways of selecting 2 of these objects such a way that they are not next to each other is n minus 1 C2, है ना, दोनों they are not next to each other, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होने चाहिए, वो वाले अपन पिक ना करें। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास रो में, अपने को इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है कि दोनों कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि अच्छा ये करना इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, कि 2 बंदों को पहले अपन बोलेंगे कि कोई 2 प्लेस यहां से उठाना और वापस रखना, दोनों तो सेम ही होंगे ना, तो अपन बोलेंगे कि 2 बंदों को अपन इस तरीके से रखें, है ना, अपने पास मान लो n-2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अब 2 बंदों को अपन इस तरीके से रखें सच दैट
दे आर इन दी गैप्स, दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। तो अपन बोलेंगे कि मान लो यहां रख दिया मतलब ये दोनों उठा लिए, मान लो अपन ने यहां रख दिया मतलब ये दोनों उठा लिए, यहां रख दिया मतलब ये दोनों उठा लिए, यहां रख दिया तो ये दोनों उठा लिए। तो जितने तरीके से मान लो ये फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस वाले को उठा लिया, थर्ड प्लेस वाले को उठा लिया, या अपन करते सिर्फ यहां वालों को उठाते इसको इसको, तो अपन बोलते हैं कि क्या उठा रहे हैं, सेकंड प्लेस वाले को उठा रहे हैं और थर्ड प्लेस वाले को उठा रहे हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि जितने तरीके से अपन दो लोगों को n-2 में रख सकते हैं उतने ही तरीके से n में से दो ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, सच दैट दे आर नॉट कंजिक्यूटिव। तो अपन वही बात कर रहे हैं कि n-2 लोगों में दो लोगों को इस तरीके से रख रहे हैं कि नो टू ऑफ देम आर कंजिक्यूटिव। तो मतलब दो लोगों को गैप में फिल कर दो। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, n-2 ऑब्जेक्ट्स हैं, n-2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें गैप कितने होंगे, एक बढ़ जाएगा गैप, है ना, एक है तो दो गैप है, दो है तो तीन गैप है, तो n-2 ऑब्जेक्ट है तो n-2 + 1 मतलब n-1 गैप होंगे। अब n-1 गैप है ना, ये गैप, इनमें से कितने गैप उठा लो, 2 गैप उठा लो, है ना। तो इतने तरीके से तुम क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो उन गैप्स को, यही अपने को करना है ना, इसमें यही अपने को करना है। तो सही बात है n-1 C2, क्लियर है पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज 20 आइडेंटिकल, है ना, 20 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है और 20 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल है। इनको एक रो में इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी व्हाइट बॉल, दो व्हाइट बॉल एक साथ नहीं हो, कोई भी दो ब्लैक बॉल एक साथ नहीं हो, मतलब अपने को एक रो में जमाना है। तो पहले व्हाइट तो फिर क्या आएगा ब्लैक, इस तरीके से अल्टरनेट चल जाएगा, एक ये तरीका, दूसरा क्या होगा, पहले ब्लैक तो दूसरा व्हाइट, है ना, या तो व्हाइट से शुरुआत करेंगे या ब्लैक से शुरुआत करेंगे। तो 20-20 बॉल है तो अल्टरनेट ऐसे ही जमेगी ये। तो ये दो वे है। अब यहाँ पे ये आपस में अरेंज नहीं कर सकती क्योंकि क्या है, आइडेंटिकल है। W आपस में अरेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट विल रिमेन सेम। बट जैसे ही अपन आएंगे सर्कल में, सर्कल में क्या होगा, तुमने कहां से चालू किया इट डजंट मैटर, यदि ब्लैक से चालू करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और व्हाइट से चालू करेंगे तब भी वही चीज है ना। इसके बदले में अरेंजमेंट दोनों क्या होंगे, सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पहले कहीं ना कहीं ब्लैक होगा। तो ये कहां से शुरुआत हो रही है, सर्किल में, सर्किल में कोई एंड पॉइंट नहीं होता ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में ये दोनों अरेंजमेंट क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे एक ही तरीका होगा, तो इसलिए क्या है कि डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, डिटर्मिनेंट पे है ना। क्वेश्चन क्या है, PQR क्वेश्चन अपने पास क्या है, PQR CA, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी अपने पास, है ना, क्लियर है पॉइंट। ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, ABC CAB BCA, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को अपने को देखना है, यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है अपने को, क्या होगी, इफ A + B + C = 0 = P + Q + R, है ना, ये दोनों 0 दिया हुआ है। अब इसका जब एक्सपेंशन करेंगे अपन, तो एक्सपेंशन सीधा सीधा एक्सपेंशन कर दो, है ना, एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा, एक्सपेंशन मिल जाएगा अपने को। एक्सपेंशन क्या मिलने वाला है, सीधा सीधा एक्सपेंशन करो, डायरेक्टली कोई अपने को रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सपेंशन भी आसान है इसका, तो वही कर लेते हैं, A³ + B³ + C³ माइनस, देखो क्या आने वाला है, ABC PQ + QQ + RQ। अब अपने पास ये आया, इसका क्या करेंगे, अब अपने को पता है कि A + B + C = 0, इफ A + B + C = 0 देन AQ + BQ + CQ क्या होता है,
3ABC, ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी होगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, PQR इंटू 3ABC माइनस ये आ जाएगा ABC इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू PQR। सो आंसर विल बी 0। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है और कैसे आती है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, इज इक्वल टू आता है A प्लस B प्लस C, इसका एक्सपेंशन इस आइडेंटिटी का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो ये दो फैक्टर होते हैं। इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 तो इधर वाला भी क्या होगा, 0 होगा। क्या 0 होगा तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू क्या होगा 3ABC। क्लियर है पॉइंट, है ना। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जेई में कई बार इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार। क्वाड्रेटिक में यूज होती है, बेसिक में यूज होती है, कई बार सिंपल करते करते लास्ट में ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है, डिटरमिनेंट में भी, है ना। जहां पे भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, बहुत बार यूज हुआ है ना। एसओटी में यूज कर लेते हैं इसको। तो ध्यान रखो ये आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ओके। साइन थीटा की पावर क्या दिया हुआ अपने को 2 log 3 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू, साइन थीटा की पावर में देखो क्या दिया हुआ है 3, है ना, इज इक्वल टू पूरे के इज इक्वल टू है साइन थीटा की पावर में दिया हुआ है 3 log 3 2 साइन थीटा माइनस 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अपने को क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस का डिस्कशन इसमें करना है। ठीक है, सोचते हैं क्या करें। ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा, पहली बात तो क्या होना चाहिए साइन थीटा 2 साइन थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। 2 साइन थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, सही बात, तभी इसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, बेस तो क्या है दोनों तरफ सेम है, तो क्या क्या हो सकता है यहां पे। ये इसकी फुल पावर में है, इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करें तो यदि मॉड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो अलग बात होगी, मॉड ऑफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, साइन थीटा 0 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये दो केसेज है ना, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, अब मोड ऑफ साइन थीटा यदि 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए साइन थीटा, सही बात। तो पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या दोनों तरफ लोग ले लो, है ना, सबसे सिंपल क्या है दोनों तरफ क्या ले लो लोग लेने से बेटर ये है कि यदि बेस दोनों तरफ कॉमन है तो बेस में क्या होना चाहिए, बेस में 1 हो सकता है बेस में, ठीक है 1 होगा तो 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, तो इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है किससे किस में 0 to पाई में आंसर निकालना है। तो साइन थीटा 1 कहाँ होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, है ना, मॉड ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, 0 to पाई ओपन में ही अपने को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब मॉड ऑफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, इस केस में क्या होगा, जब मॉड ऑफ साइन थीटा 1 के बराबर नहीं है तब अपने को पता है कि ये पावर दोनों है वो क्या होनी चाहिए सेम। पावर जो दोनों सेम होगा तो बेस में a की पावर समथिंग, तो दोनों सेम हो जाना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या बन जाएगा अपने पास, अपन इसको मान लेते हैं log ऑफ 2 साइन थीटा
इसका स्क्वायर है ना ये, टू द बेस 3, तो log ऑफ 2 sin थीटा टू द बेस 3 को अपन मान लेते हैं t, तो ये क्या लिखा हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 3, किसको मैंने t माना है बच्चों, log ऑफ 2 sin 2 थीटा टू द बेस 3 को, इसको मैंने क्या माना है t, तो ये क्या बन जाएगा देखो 2t स्क्वायर माइनस 3, ये क्या बन जाएगा 3t माइनस 3, तो यहां से सिंप्लीफाई करके अपने पास क्या आ रहा है 2t स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन लिया एक, तो t इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t की दो वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3/2, t क्या है अपने पास, t अपने पास है log ऑफ 2 sin थीटा टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक क्या आ रहा है log ऑफ 2 sin थीटा टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3/2, देखो क्या क्या आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 की पावर 0 1, एक क्या आ रहा है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2, तो यहां से sin थीटा क्या आ गया 3 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा अपने पास √3 का क्यूब है ना, √3 का क्यूब है, √3 का क्यूब अपॉन 2, ये है, ठीक है बात। अब sin थीटा इज इक्वल टू √3 का क्यूब अपॉन 2, एक बार इमेजिन करो √3 का क्यूब कितना होगा 17 का क्यूब है ना, 1.73 है ना, 1.7 का क्यूब, 1.7 का क्यूब अपॉन 2, जो भी नंबर होगा 1 से बड़ा आएगा, देखो है ना 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7 अपॉन 2, ये जो भी नंबर आ रहा है ग्रेटर देन 1 आएगा, तो sin थीटा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, अब sin थीटा इज इक्वल टू हाफ क्वाड्रेंट में कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक 0 to पाई में, दो जगह होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें यहाँ से क्या आएगा, एक तो π/6, एक आएगा 5π/6, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आने वाले हैं, ये यहाँ से एक सॉल्यूशन ये आ गया, यहाँ से क्या आएगा नो सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो कितनी आएंगी 3, number of solutions will be 3, so number of values of theta satisfying the equation is 3, C option, all solution of the equations are rational, नहीं है, irrational है ना, sum of all possible values of theta is 3π/2, π/2 प्लस इसको सिंपली सम करते हैं तो क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, पाई प्लस π/2 कितना आ रहा है 3π/2, मतलब ए और सी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, A1, 2, B7, 10 are the 2 points. If PXY is a point such that angle APB is equal to 60 degree, then area of the triangle APB is maximum, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अपने को क्या दिया हुआ है, दो फिक्स्ड पॉइंट है, ए क्या दिया हुआ है 1,2 और बी क्या दिया हुआ है बच्चों 7,10, ठीक बात। APB इज 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैक्सिमम कब होगा ये अपने को बताना है। तो P पॉइंट के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट है जो किसी दो पॉइंट पे क्या बना रहा है, एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है। तो अपन यदि बात करें एक सर्किल में, एक सर्किल का कोई भी कोड लें, वो कोड सर्किल के किसी सेक्टर की यदि बात करें तो हर एक सेक्टर के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एंगल क्या बना रहा होगा, कांस्टेंट ही तो बनाता है बच्चों, बोलो। इसका मतलब P का लोकस क्या होगा, P जो पॉइंट है उसका लोकस क्या होगा। P पॉइंट का लोकस अपन बोल सकते हैं क्या, एक क्या होगा सर्किल होगा, है ना। P पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये ऐसा कुछ सर्किल होने वाला है। एक सर्किल का हाफ पोर्शन ऊपर बन सकता है, एक सर्किल का हाफ पोर्शन नीचे बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, और मेजर आर्क होगा बच्चों, माइनर आर्क नहीं होगा। तो अब P मैक्सिमम एरिया होने के लिए P को क्या होना पड़ेगा, P विल बी ऑन द मिड पॉइंट ऑफ दिस सर्किल। देखो यहाँ पे जैसे जैसे उधर जाओगे तो एरिया क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा ना, ये एरिया इधर आओगे तो एरिया और कम हो जाएगा। जैसे ही मिड में आएंगे ना, मिड में आएंगे तो सिमेट्री से भी अपन ये बात बोल सकते हैं कि एरिया विल बी मैक्सिमम एट फॉर दिस पॉइंट, है ना।
एरिया यहाँ पे मैक्सिमम होगा, एरिया यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो ये 60 डिग्री एंगल है अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया मैक्सिमम है, तो ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों साइड्स होगी इक्वल साइड से, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब अपने को जो भी निकालना है सब कुछ अपन आराम से निकाल सकते हैं। एक तो अपने को निकालना है मैक्सिमम एरिया विल अकर एट राइट बाइसेक्टर, सही बात है, और मैक्सिमम एरिया की वैल्यू निकालनी है तो √3/4a²। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा अपने को, एरिया। समझ में आ रही है क्या बात? ए कहाँ से मिलेगा, ए बी डिस्टेंस, तो √3/4a² से इसका एरिया निकल जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब ये राइट बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस पर क्या होगा, इसका एरिया मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बाकी आगे सिंपल करना बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल के स्लोप से, और एरिया भी अपन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बोलो। तो ये समझना इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाँ एरिया मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा, जैसे जैसे अपन उधर जाएंगे तो एरिया क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कंसिडर ए सेट एज शोन 1 to 9, 1 to n, then the number of ways so that the subset so chosen will not have two consecutive numbers in Kn। तो अपने को क्या नंबर ऑफ वेज निकालना है, नंबर ऑफ वेज निकालना है, नंबर ऑफ वेज निकालना है किसमें, Kn अपन Kn किसको बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ए सबसेट फ्रॉम, है ना, सबसेट कौन सा है, 1 से लेके 0 1 2 3, इस टाइप का सबसेट है। इसमें से अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी चोजन सच दैट उस सबसेट में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा है ना, कोई भी दो का मतलब हो गया, मतलब तीन, यदि तीन इस सेट से तीन अपन उठा रहे हैं तो उन तीनों में भी कोई दो नहीं होने चाहिए, चार उठा रहे हैं तो उन चारों में भी कोई दो नहीं होने चाहिए। ठीक बात, समझ में आ रही बात? अभी अपन ने जो प्रॉब्लम किया था, n में से दो लोगों को उठाना सच दैट नॉट टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, वो कैसे किया था, वो अपन ने ऐसे ही जो किया था कि भाई बाकी जो है ना, मान लो r लोगों को इस तरीके से उठाना सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, तो अपन उसका प्रोसीजर क्या है, n में से पहले क्या कर लो, r को हटा लो, है ना, ये सोचने का तरीका है। अपन बोलेंगे कि n में से r को बिठा दो, r को हटा दिया, अब बाकी जो बचे उनको एक रो में बिठा दिया, उनके बीच में गैप्स में फिर से r को क्या कर दो, फिल कर दो सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, इसका तरीका क्या है, नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव का तरीका क्या है, यदि r लोगों को इस तरीके से अपने को बिठाना होता तो अपन क्या करते, है ना, सोचने का तरीका है ये, जितने तरीके से अपन उठा सकते हो उतने तरीके से r लोगों को वापस बिठा सकते हो। तो अपन ने क्या बोला, यदि r लोग होते तो अपन क्या करते, n में से r निकाल लेते, नंबर ऑफ गैप्स कितने बचते, नंबर ऑफ गैप्स विल बी दिस, है ना। अपन ने क्या किया, n में से r लोगों को उठा दिया और यहां बिठा दिया, n में से r लोगों को उठा दिया, और जो बाकी n-r लोग बचे हैं उनको अपन ने एक लाइन में बिठा दिया। अब इनके बीच में जो गैप्स है वो कितने बचेंगे, उन गैप में r को वापस बैठा दो, जितने तरीके से इन गैप्स में r को बिठा सकते हो उतना ही आंसर होगा, जितने तरीके से तुम r को इस तरीके से उठाओ सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, थ्योरी क्लियर है? तो बस सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई ये, n-r+1 गैप, उनमें से क्या कर लो, r लोगों को, r गैप को सेलेक्ट कर दो और r गैप में क्या कर दो, तो जितने तरीके से, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, चूज ही कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंज नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लेसेस फिक्स्ड हैं, उनमें से अपन क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं बंदों को। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्लेसेस को पिक कर लिया, n-r+1 CR से वो सारी प्लेसेस पिक हो जाएगी जितने तरीके से तुम r लोगों को वहां पे रख सकते हो या r प्लेसेस को पिक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो ये इसकी थ्योरी है।
कर लो। अब अपने को तो क्या है कि एक सबसेट है, सबसेट बनाना है, तो सबसेट 0 एलिमेंट का भी हो सकता है, सबसेट 0 एलिमेंट का मतलब 5 नल सेट, सबसेट 1 एलिमेंट का भी हो सकता है, सबसेट 2 एलिमेंट का भी हो सकता है ना। तो अपन ने बोला कि R कैन वेरी फ्रॉम R इज इक्वल टू 0 टू जहां तक अपन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जहां तक अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन ने क्या बोला, K1 की बात करते हैं। K1 का मतलब क्या हुआ, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं ओनली 1। तो K1 में से अपने को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो एक तो क्या हो गया नल सेट, एक 1 खुद। K2 को यदि देखें तो K2 में क्या है 1 और 2। वन और 2 का मतलब अपन क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 नहीं कर सकते। ऐसे सिमिलर वे में K 1 2 3 निकालेंगे। अब ये प्रोसीजर अपन यहां से भी कर सकते थे डायरेक्टली, है ना, जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है या जो अपन ने थ्योरी डेवलप की है उसकी हेल्प से भी इस प्रॉब्लम को अपन कर सकते थे आराम से। अब कोई भी अपन को मान लो K ऑफ 1 निकालना है तो अपन क्या बोलते, n की जगह 1 रख दो, यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n की जगह क्या रख दो 1 माइनस r प्लस 1 सी r। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, r तो 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस r सी r। तो r इज इक्वल टू 0 लेते हैं पहले, है ना, r इज इक्वल टू 0 लिया तो ये क्या आएगा 2c0 प्लस r इज इक्वल टू 1 लिया तो 1c1। आंसर क्या आ रहा है 2। ऐसे K2 अपन ने निकाला तो K2 क्या निकलेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू, है ना, 2 माइनस r प्लस 1 सी r। ये क्या निकलेगा 3 माइनस r सी r। तो पहले 0 रखो, 0 रखने पे ये 3c0, फिर r इज इक्वल टू 1 रखा तो r इज इक्वल टू 1 रखा तो 3 माइनस 1 2 2c1, फिर 1c, r इज इक्वल टू 2 रखने पे ये क्या हो जाएगा 1c2। 1c2 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 3c0 प्लस 2c1 दैट इज 3। समझ में आ गया बात, क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, मान लो K ऑफ 7, K ऑफ 5, K ऑफ 4, K ऑफ 4 निकालते हैं तो K ऑफ 4 क्या होगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0, 4 माइनस r प्लस 1 सी आर। 4 माइनस r प्लस 1 सी आर को यदि अपन देखें तो r इज इक्वल टू पहले 0 रखते हैं, 0 पे क्या होगा 5c0, फिर अपन ने 1 रखा, 1 पे क्या होगा, मतलब बेसिकली अब एक कम करते जाओ और इसमें एक बढ़ाते जाओ। एक कम किया तो ये 4c1, इसमें एक कम किया तो ये क्या हो जाएगा 3c2, अब आगे इसमें एक कम किया तो ये 2c3, वो तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 8। आंसर क्या आ जाएगा K4 इज इक्वल टू 8 आ रहा है ना, K4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 8। इसका मतलब जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है, गलत है। K5 है ना, K4 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। K5 क्या होगा, K5 होगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू, है ना, डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 माइनस r प्लस 1 सी आर का सिग्मा करना है। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ जाएगा 6। 0 रखने का मतलब क्या है, अपन 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि नो टू ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, मतलब 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। R1 का मतलब क्या है, अपन 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव। तो 6c0 प्लस एक कम कर दो एक बढ़ा दो, इधर से एक कम कर दो एक बढ़ा दो, एक कम कर दो एक बढ़ा दो, तो क्या आंसर आ रहा है 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 13।
सिमिलरली देखो बच्चों K7 तुम निकालोगे तो K7 का आंसर आ जाएगा 34 है ना। इसी अप्रोच को लगाओगे K7 क्या होगा 7C0 प्लस K7 होगा अपने पास 8C0 है ना, 8 से शुरू होगा 8C0 प्लस 8C1 7C1 एक ऊपर कम होता जाएगा नीचे बढ़ता जाएगा। यहाँ तक वैल्यू निकाल लो इसकी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। सो ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रॉब्लम था। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है अपने को सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव। तो नो टू ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव का फंडा अपन ने लगा दिया सब जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पैराग्राफ है। ये क्या है, पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक बात, यदि ऐसा है तो ए और बी को आपस में अपन बोलेंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अपने को दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ क्यू है ना, ये दिया हुआ है। और क्यू मैट्रिक्स अपने को दी हुई है कुछ, जिसका डिटरमिनेंट अपन निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू क्या आ रहा होगा बच्चों, 10 आ रहा होगा। ठीक बात, अपने को उससे उसके डिटरमिनेंट में ही इंटरेस्ट है। डिटरमिनेंट ऑफ क्यू क्या आ रहा है, 10। अब अपने को गेस करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या डायरेक्टली अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, है ना, ये अपन जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। फॉर्मूला याद रखो, लास्ट टेस्ट में भी इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आया था, अभी भी आया है, तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए अपने को। तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ क्यू, ये पूरा मैट्रिक्स है एडजॉइंट के अंदर, इसकी पावर n-1। फिर एडजॉइंट ऑफ क्यू पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की पावर n-1 2 n, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 4। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 10 की पावर 4। तो बी ऑप्शन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। डिटरमिनेंट ऑफ बी कहां से निकाला, देखो अपन ने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाला है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा लो, इसमें दोनों तरफ क्या लगा लो बच्चों, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स होता है 1/p का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू बी, ये फॉर्मूला तो उन्हें पढ़ा होगा, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ रही बात। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए फॉर्मूला कि P इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P। क्लियर है बात, इसमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकालते लगाते ही अपने को ये मिल जाएगा। इफ A एंड B आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस एंड B और C आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, देन ABC के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोलते हैं, यदि A और B इक्विवेलेंट है, इस बात का मतलब क्या है, A इज इक्वल टू क्या होगा, P इनवर्स BP। ठीक बात, और B और C इक्विवेलेंट है, मतलब अपन बोल सकते हैं क्या कि B इज इक्वल टू क्या है, Q इनवर्स कोई दूसरा मैट्रिक्स, ये लिख सकते हैं। अब A के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ने बोला कि अच्छा ऐसा करो, इस B को अपन रिप्लेस कर देते हैं, P इनवर्स B की जगह क्या रख दिया अपन ने, Q इनवर्स C, Q होगा ये इंटू P। अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या आ रहा है, P इनवर्स Q इनवर्स C QP। QP का इनवर्स क्या होगा, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, याद है अपने को, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, P इनवर्स Q इनवर्स। इसका मतलब इसको मैं नया मैट्रिक्स मान लूँ कुछ, इसको नया मैट्रिक्स कुछ मान लेता हूँ, मान लो T, तो मैं इसको T इनवर्स लिख सकता हूँ क्या, बोलो।
इसका मतलब ए और सी भी क्या है, आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन वाइज। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 13 अपने को क्या दिया हुआ है, C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ द सर्किल, टू सर्किल्स विद सेंटर C1 एंड C2 है ना। दो सर्किल है, एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है। आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स A, 5A एंड Q, 4A, A। ठीक है। टू सर्किल्स विद सेंटर्स दिस आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास करते हैं वो, किस किस से, A, 5A एंड 4A, A, वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0 टू टच द एक्सिस ऑफ y है ना। इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए और y एक्सिस को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ठीक बात बोलो, y एक्सिस को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ठीक, तो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ये है ना, ऐसे दो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। बोल रहा है कि PQ पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्किल एक्स y एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द वन ऑफ द सर्किल में बी, तो इनके सर्किल के क्या निकालना है अपने को, सेंटर निकालना है। ठीक है, तो लेट द सेंटर भी अल्फा बीटा मान लेते हैं सेंटर को। सेंटर को अपन ने क्या मान लिया बच्चों, अल्फा कोमा बीटा। अब अपने को ए में डील नहीं करना है, क्योंकि आंसर्स जो यदि तुम देखोगे तो आंसर में ए में ए की कोई वैल्यू रख के अपन आंसर को मैच करवा सकते हैं ना। ए इज इक्वल टू मान लेता हूं मैं 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं तो सारे ऑप्शंस क्या अलग अलग हैं, तो ए इक्वल टू 1 लेके भी तो काम कर सकते हैं अपन, है ना। इसमें इनिशियली क्या ले लो, पुट ए इज इक्वल टू 1। थोड़ा कैलकुलेशन अपना रिड्यूस हो जाएगा और कुछ नहीं, कैलकुलेशन में बार बार अपने को ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए का कोई ज्यादा यूज नहीं है अंदर। ठीक बात, ए इज इक्वल टू 1 लेते ही पी पॉइंट बड़ा सिंपल सा हो गया 1,5 और क्यू पॉइंट क्या हो गया 4,1। ठीक है, यही पॉइंट है अपने पास 1,5 एंड 4,1। अब अपने को बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्किल जो इसको टच करता है, तो अपन क्या बोलते हैं, इसको टच करने वाला एक सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं, या इसकी रेडियस तीनों से क्या कर दो, सेम कर दो। तो अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इक्वेट, क्योंकि तीनों क्या है, रेडियस है। अल्फा माइनस 1 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपने को सेंटर ही निकालना है, राइट। तो अल्फा माइनस 4 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा का स्क्वायर। ये अपने पास दो इक्वेशन बनी है, यहां से अपने क्या क्या निकाल सकते हैं अपन, अल्फा और बीटा। इन इक्वेशन को सोल्व करके बच्चों अल्फा और बीटा निकाल लो। तो देखो अल्फा बीटा क्या आ रहा होगा, इन इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक तो पहले इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4, तो अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस 4 इंटू अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस बीटा माइनस 1 को भी इधर ले आते हैं, तो बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस का 4 है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, बीटा माइनस 5 माइनस बीटा प्लस 1 तो जाएगा माइनस 4 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों 2 बीटा माइनस 6। ठीक बात, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अल्फा से अल्फा गया 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 अल्फा माइनस 5 प्लस
-4 इंटू 2 बीटा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 6 अल्फा -15, तो 6 अल्फा -8 बीटा -15 प्लस 24, -15 प्लस 24, तो ये कितना बच गया अपने पास 9। तो ये इक्वेशन बन गई अल्फा और बीटा की, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक बात बोलो, अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई है। अब इस इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख लो अल्फा और बीटा के में, वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा की सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यहां से देखो अल्फा और बीटा क्या क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो और देखो कि अल्फा बीटा क्या क्या आ रहा है, तो अपने को मिल जाएगा आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। तो अल्फा अपने पास आ रहा होगा, देखो 5/2, 3 है ना। अल्फा बीटा क्या क्या आ रहा होगा, अल्फा बीटा पॉइंट्स आ रहा होगा अपने पास। एक पॉइंट आ रहा होगा 5/2, 3 और दूसरा पॉइंट आ रहा होगा 205/18, 29/3। ये दो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से मिल रही होगी अपने को। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात। अब ये दोनों वैल्यू मिलने का मतलब अपने को क्या आ गया, यदि अल्फा बीटा अपने को मिल गया है, अब अपने को क्या करना है, सेंटर आ गया। तो सेंटर देखो 4 ऑप्शन में थे, कोई एक ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा अपने को। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास सोल्व हो गया ये 13। ठीक है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट P। तो सेंटर एंड द पॉइंट P क्या है अपने पास 1,5, 1,5 दो सेंटर है। अपन कौन से सेंटर की बात कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। 5/2, 3 के साथ चेक कर लो एक बार, अपन चेक कर लो 205/18, 29/3। तो इन दोनों से क्या निकाल लो, एक बार इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकाल लो, एक बार इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ये मान लो m1 है, ये m2 है। तो m1 बराबर क्या आ जाएगी y2 माइनस y1, 5 - 3 2/1 - 5/2। ठीक बात। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, -4/3। ठीक है, तो -4/3 ऑप्शन में नहीं है। ठीक, ऐसे अपन m2 निकाल लेते हैं दूसरी स्लोप यूजिंग दिस। वो क्या आएगा 29/3 - 5/205/18 -1। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को m2 सेकेंड स्लोप। ठीक है बात, ये क्या मिल जाएगी सेकेंड स्लोप। और ये कितनी आ रही है, देखो ये आ रहा है अपने पास 84/187। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, कैलकुलेशन ये आ रहा है 84/187। तो ये अपने ऑप्शन में है। तो a = 1 रखने से अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी a के साथ भी अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, a = 1 से करो, फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है देखो, x³ माइनस ax प्लस b = 0 एक इक्वेशन दी हुई है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू r+। ठीक है,
देन फाइंड, मतलब इसके रूट्स के ऊपर अपने को कमेंट करना है, इसके रूट्स के ऊपर अपने को कमेंट करना है, ठीक बात। और अपने को क्या दिया हुआ है, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन विथ मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, रूट्स ऑफ दिस गिवन क्यूबिक इक्वेशन मस्ट बी, इनके इसके सारे रूट्स अपने को क्या दिए हुए, रियल, पहली बात, ठीक। अब इसके रूट्स रियल कैसे होंगे, इसके रूट्स रियल कैसे होंगे, अपन ने मान लो इसका एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस ए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किस किस पॉइंट पे होगा, प्लस माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देखो कहां पे हो रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बाई 3 पे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अपन ग्राफ देखते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बन सकता है इसका। यदि तीनों रूट्स रियल हैं, प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और इसका मैक्सिमा और मिनिमम मिल रहा है किस पे, माइनस रूट ऑफ ए बाई 3 प्लस रूट ऑफ ए बाई 3 पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है। तो इसका मैक्सिमा यदि यहाँ पे मिल रहा है तो नीचे ऐसे जाके ऐसे जा नहीं सकता, क्योंकि ये रूट्स फिर इसके रूट्स एक ही रियल होगा, बाकी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, बोलो। तो अपने को पता है कि ये ऊपर जाने वाला है, एफ ऑफ 0 क्या है, बी, बी का मतलब ये क्या है, प्लस साइड पे मीट करेगा, है ना। एफ ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 0 देख लो, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, बी, विच इज पॉजिटिव, गिवन है अपने को। तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं क्या ऐसा, बोलो, समझ में आ रही है बात। तो इसके दो रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव, और एक रूट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, ठीक। पहले ही ग्राफ बना के अपने को समझ में आ गया कि दो रूट्स क्या होने चाहिए इसके, पॉजिटिव, और एक रूट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कुछ और इंफॉर्मेशन यहां से अपन लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा टेकन टू एट ए टाइम क्या होना चाहिए अपने पास, माइनस ऑफ ए। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस ऑफ बी। यहां से भी अपन बोल सकते थे ये बात, अल्फा बीटा गामा नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि या तो तीनों नेगेटिव है या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। अब तीनों नेगेटिव हो नहीं सकते क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है अपने को, 0। तो तीनों का सम यदि 0 है तो तीनों यदि नेगेटिव हो गए तो सम 0 कैसे होगा, सही बात है। मतलब दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, वो उसको 0 बना रहा है, मतलब अल्फा और बीटा में से यही अल्फा होगा, इसका ही एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मिनिमम। अब इस अल्फा के बारे में अपने को बताना है कि ये अल्फा का क्या सिनारियो बन रहा है, यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन अल्फा लेस देन, वो अपने को देखना है। तो ए बी के रेस्पेक्ट में अल्फा को कैसे देख पाएंगे बच्चों, पहली बात तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक बात। अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, ये अपने को पता है, अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, ये अपने को पता है कि अल्फा यहाँ से अपने को पता है अल्फा 0 से किसके बीच में होगा, अंडर रूट ऑफ ए बाई 3 के बीच में होगा। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है अपने को यहाँ से, ठीक बात, बोलो। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा प्लस बी के बारे में क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अल्फा का अपने को सिचुएशन बताना है, तो ए अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ अल्फा का ए अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब, ठीक बात। अब अल्फा क्यूब जो भी होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, अल्फा क्यूब जो भी होगा एक पॉजिटिव नंबर होने वाला है, सही बात है, बोलो। क्योंकि अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है तो अल्फा क्यूब भी पॉजिटिव है, तो यहां से अपन ये तो बोल सकते हैं कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन बी बाई ए। अल्फा यदि ग्रेटर देन बी बाई ए है, अल्फा यदि ग्रेटर देन बी बाई है तो बी बाई ए है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में अपने पास क्या दिख रहा है, अल्फा ग्रेटर देन बी बाई ए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके अलावा में देखो ऑप्शन ए में अल्फा लेस देन इक्वल टू बी बाई ए दिया हुआ है, सी में भी लेस देन इक्वल टू बी बाई ए दिया हुआ है, और डी में तो क्या है 2/3 बी बाई ए से भी छोटा है। तो मतलब इसी एक इंफॉर्मेशन से अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात।
है ना, यहां से अपन ने बोला। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा एनालिसिस नीडेड था। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 अपने को एक दिया हुआ है AIJ, है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, जिसके अंदर क्या है 1 to 9 एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, है ना, जो बन रही है किससे, 1 to 9 एलिमेंट से बन रही है, 1 to 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 दैट हैव सम ऑफ 9 और 18। अच्छा, या तो सम उनका तीनों का 9 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। सही बात। वन से 9 तक सारे नंबर, ऐसे अपने को 3 नंबर का सेट बनाना है सच दैट इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, है ना। मल्टीपल का मतलब यही हो गया कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए सम का, मतलब या तो 9 होगा या 18 होगा या 27 होगा। अब 27 होने के लिए तीनों को 9 होना पड़ेगा, जो कि गड़बड़ है, तीनों सेम तो हो नहीं सकते। तो 9 और 18 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो 9 और 8 कैसे कैसे बन सकता है इसके बारे में सोचते हैं। ठीक, तो अपन ने बोला कि अच्छा ऐसा करो, सम 9 का मतलब क्या हुआ, 7 ले लेते हैं, है ना, चलो 6, ये हो गया सम 9। अब इसको क्या दे दो 6 के साथ, फिर 1 3 इधर 5 हो जाए, 1 4 4 तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है ना, 4 4 में इक्वल हो जाएगा। तो 1 के साथ बनने वाले और कोई पॉसिबल केसेस है क्या, 1 के साथ और कुछ बन नहीं सकता। ठीक है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, फिर 1 4 तो बन ही नहीं सकता, है ना। 1 4 पे 1 4 4 हो जाएगा। तो 4 4 अपने को क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए नंबर्स, तो डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना। फिर अपन बोलते हैं कि अच्छा 2 के साथ पॉसिबिलिटी, अब 2 में अब 1 नहीं लेना अपने को, 2 से बड़ा 3 5 4 2 3 4, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। 2 के साथ और कोई बन सकता है कि 2 के साथ मैंने मान लो यहाँ 4 ले लिया, तो फिर वहां 3 लेना पड़ेगा, वो अपन ने हटा दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं अपन, है ना, आपस में ये बाद में हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, बट अभी अपन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि ऐसे 3 संख्याएं जिनका सम क्या आए, इक्वल टू 9 आए। तो 3 नंबर जिनका सम 9 आए, यही पॉसिबिलिटी बनती है इफ दे आर डिस्टिंक्ट। अब अपन बात करते हैं सम 18। सम 18 पे क्या है, 1 के साथ 1 8 9, फिर 1 के साथ क्या बन सकता है, यही पॉसिबिलिटी बन रही है क्या 1 के साथ, है ना, 1 8 9 के अलावा और कुछ बन नहीं सकता। फिर 2 के साथ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, 2 के साथ क्या बन सकता है, 2 7 9। ठीक बात बोलो। और 2 के साथ क्या बन सकता है, 2 8 8। 2 8 8 की पॉसिबिलिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। 1 यहां से उठा के दे दिया तब भी गड़बड़ है, और कुछ बन नहीं सकता। फिर इधर 9 दे दिया तो फिर 7 बन जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, इसलिए अपना सीक्वेंस, है ना, खराब नहीं होगा। 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ क्या होगा, 3 6 9 3 7 8। ठीक बात बोलो। अब 8 इधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तब भी गड़बड़ है। 4 पे देखते हैं, 4 के साथ क्या है बच्चों, 4 के साथ अपन बोल सकते हैं कि 4 के साथ 4 6 8, है ना, 4 6 8 बन सकता है, सही है। 4 7 7 पे गड़बड़ है, 4 5 9 भी तो बन सकता है ना। 3 6 9 बनाया अपन ने, 3 7 8 बनाया अपन ने। पहले 4 के साथ 4, ये 9 हो जाए, है ना, 4 6 9 ये बन सकता है,
है ना, 459, क्योंकि 9918 है ना, 459 बन सकता है, और क्या बन सकता है 4 के साथ 468, और क्या बन सकता है 477, तो गड़बड़ हो गई। 5 के साथ 6, है ना, 5 6 7, यही बन सकता है। और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनने की पॉसिबिलिटी 5 में इसके अलावा और कोई बनेगा तो वो क्या होगा, फिर इसमें आ चुका होगा। अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं अपन, ताकि काउंटिंग में मिस्टेक ना हो। 5 6 7, और क्या बन सकता है, और अब 5 के साथ नहीं बन सकता है ना, इसको बढ़ाएंगे तो वो कम हो जाएगा। फिर अपन बोलेंगे कि 6 के साथ कोई बन सकता है क्या, 6, ये यदि 9 है, 6 से जस्ट बड़ा नंबर ले लेते हैं 7, 6 7 से कोई बन रहा है क्या, तो इसको छोटा होना पड़ेगा। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रहेगा, दिया हुआ नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट वो ऑलरेडी आ चुका होगा। जैसे मान लो 6 और 7 का यदि केस देखें तो 6 और 7 एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं, 6 7 कहीं ना कहीं आ गए, देखो 6 7 5, ठीक है, तो वो ऊपर आ चुके होंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले तो अपने आप ऊपर आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये कितने हैं, देखो टोटल 10 केसेस बन रहे हैं क्या, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा है। ये तो 9 के हैं, ये कितने हैं, है ना, 7 केसेस, ये 18 के, तो टोटल 10 पॉसिबिलिटीज बन रही है इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स A22 मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ। अब A22 के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, देखो A22 का फंडा क्या है, अपने को एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है, ये तीनों का सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तीनों का सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसका सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल सम कहां का होना चाहिए, है ना, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में, 4 जगह, चारों लाइन में आ रहा है A22, है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो चारों में कॉमन है ना, ऐसा एक एलिमेंट जो चार सेट में आ रहा है वो यहां आ सकता है। इसके उसके अलावा मान लो 3 में हुआ तो नहीं आएगा ना, वो 3 में कॉमन हुआ। अपने को क्या निकालना है, एक ऐसी लाइन जिसमें, है ना, इन सब लाइन पे क्या है, इन सब लाइन पे सम 9 का मल्टीपल है, मतलब सम या तो 9 है, मतलब इन तीनों में से कोई टर्म यहाँ पे यूज करनी है। जैसे मान लो अपन ने 1 to 6 यूज कर लिया, इफ वी हैव यूज्ड 1 to 6, तो अब 2 इधर से भी आ रहा है, 2 इधर से भी आ रहा है, 2 इधर से भी आ रहा है, मतलब ऐसी अपने को 4 लाइन पकड़नी पड़ेगी जहां पे 2 आ रहा होगा। तो अब 2 को पकड़ने वाली 4 लाइन अपने पास है क्या, देखो 2 2 2, 3 ही है, 4 लाइन्स नहीं है ना, ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस नहीं है जहां पे 2 अवेलेबल हो। तो अपने को 9 अवेलेबल है 4 जगह, देखो 6 भी अवेलेबल है 4 जगह, और 3 भी अवेलेबल है 4 जगह। 3 को देखो 3 3 3 3 3 is available in 4 combinations, 6 6 6 6 6 6 is available in 4 combinations. Similarly 9 भी देखो 9 9 9 4 combinations में अवेलेबल है। तो यहाँ पे A22 की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, A22 क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, मतलब वो क्या होना चाहिए बच्चों, 3 का मल्टीपल। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई क्या बात। सो ये क्वेश्चन था, ये 17 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस A whose elements are selected from set 0 1 2 3 such that DA is equal to A। अपने को पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में देखो A के बारे में कुछ बोला है और DA डिफाइन किया है। तो देखो DA इज इक्वल टू क्या है, DA का नाम दिया हुआ है Bij, n क्रॉस n। अब Bij अपने को क्या बोला हुआ है, Bij मैट्रिक्स जो है वो है Aij प्लस Abi अपॉन 2, है ना। उसके एलिमेंट इस तरीके से
वर्क कर रहे हैं। ठीक बात। डी ए इज इक्वल टू ए का इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखते हैं। डी ए को मैं लिख देता हूं, डी ए क्या है, डी ए का कोई एक एलिमेंट की बात करूं, ए आई जे एलिमेंट किस टाइप का होगा, ए आई जे प्लस ए जे आई बाई 2। ठीक बात। ए का कोई एक एलिमेंट क्या होगा, अपन आई जे एलिमेंट है ना, आई एथ रो और जे एथ कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ए की जगह मैं क्या रख देता हूं, ए आई जे। उस एलिमेंट के लिए अपन ये बात बोल सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू ए का मतलब उस हर एक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को। तो यहां से अपने को ये क्या समझ में आ रहा है, ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू क्या आएगा, टू आई जे। तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या समझ में आ रहा है, ए आई जे, ए जे आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आई जे। इसका मतलब हर एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस अब समझ में आ गया अपने को, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय 0 1 2 3। 0 1 2 3 से बनने वाली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, जिसमें एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3। तो हर एक एलिमेंट को अपन बोल सकते हैं कि डायगोनल को, अब इसको फिल करते ही ये अपने आप फिल हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको फिल करने का कितना तरीका है ना, इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका, 4। इस प्लेस को है ना 0 1 2 3 में से कोई भी 4 नंबर, कोई भी नंबर उठाओ और वहां रख दो, है ना। 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटी है, हर जगह क्या है, 4 पॉसिबिलिटी है। अब ये भर दिया तो ये अपने आप भर रहा है, समझ में आ रही है ना बात। तो अपर ट्राइंगल को अपन भर दो पूरा, तो 4 की पावर कितना, 4 इंटू 4, हर प्लेस को भरने का तरीका क्या है, 4 की पावर 6, 2 की पावर 12, नंबर ऑफ matrices such matrices will be 2 की पावर 12। if DA and A both matrices are of 3 cross 3 such that, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 19, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, if DA and A both matrices are of order 3 cross 3 such that DA is equal to A, वही सेम दिया हुआ है, then which of the statements are true, है ना, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब सेकंड ट्रू किस किस में, ऑप्शन में देखो सेकंड ट्रू किस किस में है, सेकंड ट्रू है बी में है और डी में है। तो बी और डी में से कोई ऑप्शन होगा, बी और डी को चेक करते हैं। अब बी और डी में है ना, करना अपने को ऐसा ही चाहिए। सेकंड का तो अपन ने कंफर्म है ना, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज से समझ में आ गया अपने को। अब अपन बी और डी पे ही चेक करते हैं क्योंकि ए और सी का कोई मीनिंग नहीं है। बी और डी में क्या चीज अलग है, फर्स्ट ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। बी और डी में क्या अलग है, फर्स्ट, डी में फर्स्ट इंक्लूड किया है और बी में फर्स्ट इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं फर्स्ट को चेक कर लेता हूं। ये बोल रहा है कि ए मस्ट बी ए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इनका ये एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट कुछ आ जाए और बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 0, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि जो ए है वो कंफर्मली स्केलर मैट्रिक्स है। क्या बोल सकते हैं क्या सब, बिल्कुल नहीं बोल सकते। अपन इतना बोल सकते हैं कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है, बट अपन स्केलर बोल सकते हैं क्या इसको, है ना। ये स्केलर मैट्रिक्स ए होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस सिमेट्रिक होना चाहिए, इतनी नीड है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज रॉन्ग, है ना। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि फर्स्ट इज ट्रू। ए में बी ए यूनिट मैट्रिक्स, में बी ए यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज ओके, सी ऑप्शन। तो थर्ड भी करेक्ट है, डी ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए ट्रांसपोज, वो भी सही बात है ना। डी ऑफ ए निकालेंगे और डी ऑफ ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों क्या आएंगे, सेम। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है ना, ज्यादा टफ नहीं है। देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आसान आए हैं। जनरली जेई में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पीएनसी के इन्वॉल्वमेंट के साथ आते हैं, जैसे इससे जो पिछला क्वेश्चन था वो पीएनसी का इन्वॉल्वमेंट था। ये भी जो क्वेश्चन था समहाउ कहीं ना कहीं अपन ने पीएनसी को इन्वॉल्व किया है, थोड़ा सा टफ पीएनसी इन्वॉल्व करते हैं उसमें, ठीक है।
तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने को मैट्रिक्स एंड ट्रीटमेंट में। एक तो पीएनसी को इन्वॉल्व करते हैं, दूसरा आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे। तो ये दोनों ही टॉपिक तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और पीएनसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं जेई में। ये दो ही टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं इन जनरल, है ना। चलो ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।